We are going to start electrostatics in the 12th standard. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th स्टैंडर्ड में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में तो 12th में चालू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, 12th में चालू होता है, लेकिन अपने स्टेट बोर्ड में जो महाराष्ट्र में ये 11th में आधा अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, है ना। और उसके बाद आप आगे का टॉपिक हम चालू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 12th स्टैंडर्ड का, और उसमें सबसे पहला दिया है गॉस लॉ, गॉस थियरम, गॉस's लॉ। Carl Friedrich Gauss gave one law about electric flux. He said the net electric flux कोई कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing normally through any closed surface, पेन में इंक डालना पड़ता है, any closed surface is equal to the algebraic sum of net charge, algebraic sum of charges enclosed by the surface. समझाऊंगा इसका मीनिंग। यह है गॉस का लॉ, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आर्यन का मैसेज आया नहीं, सेकंड आर्यन, अच्छा नहीं वो एब्सेंट है बोलते हैं। ऑलराइट, सी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब क्या है? वी ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। अब क्योंकि कोई लोग 11th स्टैंडर्ड में नहीं थे, उन्होंने 12th से ज्वाइन किया है फिजिक्स, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 11th का बीच में याद कर लिया करेंगे। तो आपको याद है कि माइकल फैराडे ने जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। माइकल फैराडे ने कहा था कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से होती हुई लाइंस निकलती है और आउटसाइड द मैग्नेट साउथ पोल में जाती है, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी आपको मालूम है ये सब। ऐसी लाइंस जाती है नॉर्थ टू साउथ। नो टू लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो लाइंस मीट भी नहीं हो सकती, मिल भी नहीं सकती और इंटरसेक्ट भी नहीं हो सकती। दीज आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व्स, है ना, ये सब हमने पढ़े थे। इफ द लाइंस आर क्राउडेड टुगेदर एट अ प्लेस देन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। इफ द लाइंस आर फ्यू एंड फार बिटवीन देन द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। वो सब और पूरी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैच होती है, एक के अलावा। वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई किनारा नहीं होता, वो नॉर्थ से साउथ में जाती है और साउथ से नॉर्थ में जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? देखो इसमें क्या आया, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, माइकल फैराडे ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट निकाला था। उन्होंने कहा था कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से, प्रोटॉन है या पॉजिटिव आयन है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इनविजिबल लाइंस निकलती है, अदृश्य रेखाएं निकलती है, इनविजिबल लाइंस निकलती है। वॉइस थोड़ा साइलेंट रहेंगे। अक्षय, आपकी आवाज बहुत आ रही है, यहाँ तक आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे बात करो, यानी आपकी बातें भी हो जाए और बाकी लोग की पढ़ाई भी हो जाए, ऐसा करो कुछ। तो सी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो माइकल फैराडे ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, और ये लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है, तो लाइन फ्लो हो रही, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है,
और लाइंस हमेशा कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से, और हमेशा कहाँ खत्म होती है? नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाने वाली इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी लाइंस जाती है ना? और उसके बाद ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस। और इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी स्पेशलिटीज क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइंस की? तो इनकी स्पेशलिटीज ये होती है कि कोई दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। सेकंड थिंग, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस क्राउडेड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जहां लाइंस दूर दूर है एक दूसरे से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, अगर यहाँ 50 प्रोटॉन्स रखे हैं या 50 पॉजिटिव आयंस रखे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी, और अगर 2 प्रोटॉन्स रखे हैं या 1 प्रोटॉन रखा है तो लाइंस कम निकलेगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतनी लाइंस भी ज्यादा निकलेगी, और जहां जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का रहेगा उतनी लाइंस आएगी। कम वैल्यू का चार्ज रहेगा तो कम लाइंस आएगी। और अकेला पॉजिटिव चार्ज है अकेला, तो लाइंस को सिर्फ हम निकलते हुए बताते हैं, ऐसे ये लाइंस निकल रही है। और अकेला नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस को आते हुए बताते हैं। और ये लाइंस चार्ज में से या चार्ज वाले ऑब्जेक्ट में से कैसे निकलती है? तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बना के निकलना पसंद करती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट में जाती है तो 90 डिग्री एंगल बना के खत्म होना पसंद करती है। So these lines start normally from a surface and they end normally on the negative charge या charged surface। बात समझ गए? तो लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, और लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, टच नहीं हो सकती एक दूसरे को। पॉजिटिव से लाइंस निकलती है, नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से 90 डिग्री एंगल बना के निकलती है, नेगेटिव में 90 डिग्री एंगल बना के खत्म होती है। और बस लाइंस क्राउडेड है तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना? और अगर लाइंस इक्वली स्पेस है, इक्वल डिस्टेंस पर है और पैरेलल टू ईच अदर है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो जहां कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो उसके आसपास का ऐसा एरिया जितने एरिया में वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है, उस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, फील्ड यानी खेत। तो चार्ज का खेत, उसके खेत में उसका ही बोलबाला चलता है। उसके खेत में कोई भैंस आ गई नेगेटिव चार्ज वाली, समझाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको रिपेल कर देगा। लेकिन अगर कोई चार्ज यहाँ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बोलेंगे तुम हमारे एरिया के बाहर हो, अब उनका एरिया इतना है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया, स्पेस, रीजन, कुछ भी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग समझ गए? ये लाइंस, अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है समझो, 3 कूलम, तो उसमें से ज्यादा लाइंस निकलेंगी, या 1 कूलम चार्ज में से ज्यादा लाइंस निकलेंगी? तो 3 कूलम में से ज्यादा लाइंस निकलेंगी, समझ लो। 1 कूलम में से कितनी निकली? 3 लाइंस निकली समझो, तो 3 कूलम में से कितनी निकलेंगी? 9 लाइंस निकलेंगी। और लाइंस हर तरफ निकलती है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। तो बात समझ में आया? तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा चार्ज की, जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा लाइंस निकलेगी। और ये लाइंस पहले बताओ, फैराडे को पहले दिखाई दी ये लाइंस, या फैराडे के पापा को पहले दिखाई दी? किसी को भी दिखाई दी, बिकॉज दीज आर इनविजिबल लाइंस इमेजिन्ड बाय माइकल फैराडे। ये लाइंस किसी को नहीं दिखाई दी, माइकल फैराडे ने ये इमेजिन किए थे लाइन को। अब देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी निकलती है? इलेक्ट्रिक लाइन समझ गए? पॉजिटिव से निकलती, नेगेटिव में खत्म होती। और ये लाइन किसी को आज तक दिखाई नहीं दी, लेकिन ये अंधश्रद्धा नहीं है, इट इज नॉट सुपरस्टिशन। ये लाइन हमने भले ही देखे नहीं है, फैराडे ने खुद ने नहीं देखा, लेकिन इसके बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट्स फैराडे ने समझाए हैं वो प्रैक्टिकल करने से सही साबित हुए। इसका मतलब ऐसा इमेजिन करना गलत बात नहीं है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल सबूत हमको मिलते हैं। तो सुनो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल यानी इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है? तो मान लो मैंने एक क्यूब बना दिया, क्यूब, मैंने एक क्यूब लेके आया,
एक बॉक्स लेके आया मैंने, और उस बॉक्स के अंदर खड्डा है, पार्ले जी बिस्किट का खड्डा, नाली में से उठा के लाया मैंने, सुखा दिया उसको, और उसके सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, है ना, या 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा, खड्डे के सेंटर में। अब ये पॉजिटिव चार्ज में से क्या निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है। कितनी निकल रही है वो हमको दिख रही नहीं है डायरेक्ट, कितने साइड्स में से निकलेंगी वो, 6, क्यूब की कितनी साइड्स होती है, 6, तो पूरी 6 साइड्स में से लाइंस निकलेंगी, इनविजिबल लाइंस। और ये लाइंस क्या करेंगे, अगर इसको नेगेटिव चार्ज मिलता है साइड में कहीं, पकड़ के खींच के ला लेंगी पॉजिटिव के पास, अगर कोई पॉजिटिव दिखता है तो उसको लात मार के और हकल देंगे दूर। ये लाइन बहुत इच्छक होती है, तो ये लाइंस निकलेंगी, कितनी निकली, 6, तो पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और ये बॉक्स कैसा है, क्लोज्ड है, डब्बा 6 और पूरे 6 साइड्स बंद है इसकी, तो इसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। और इसी क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। कोई भी ऐसी क्लोज सरफेस, कोई भी ऐसा शेप जिसके अंदर चार्ज समाया, जिसके अंदर चार्ज कैद हो, ट्रैप्ड हो, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अभी यहाँ पे अपन ने क्यूब लिए, हॉलो क्यूब, ये हॉलो क्यूब है, खोखला अंदर से, खाली डिब्बा है, उस खाली डिब्बे के सेंटर में हमने चार्ज रख दिया, तो ये जो खाली डिब्बा है ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। अगर मैं एक हॉलो फुटबॉल ले लूं, फुटबॉल हॉलो वाला खाली खोखला फुटबॉल, और उसके सेंटर में मैं कुछ पॉजिटिव चार्जेस रख दूं, मान लो रह सकते, पॉजिटिव चार्ज खड़े रह सकते समझो, तो मैं अगर हॉलो फुटबॉल के सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस रख दूं, तो वो हॉलो फुटबॉल को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, वो वाला स्फेरिकल, और ये गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, क्यूब वाला। और हम ऐसी ही गॉसियन सरफेस पसंद करते हैं जिसका इंटीग्रेशन करके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाए, है ना। अगर हम मतलब कौन सा हम स्फेरिकल सरफेस क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका हमको सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, 4πr²। हम ये वाला क्यों कंसीडर करते हैं, इसको हमको मालूम है 6l² होता है, ये है ना, 6l², सबको मालूम है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और हम सिलेंड्रिकल भी पसंद करते हैं, क्योंकि सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हमको मालूम है, 2πrl, है ना, तो या 2πrh बोलते होंगे आप जो भी, तो l या h बोलो, लेंथ और हाइट एक ही चीज है। तो ऐसा गॉसियन सरफेस पसंद करते हैं हम जिसका कोई ना कोई सिमेट्रिकल शेप हो, ताकि हम फॉर्मूला लगा सके। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली, और लाइंस कैसे निकलेंगी, खड्डे में से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, किसको एंगल बनाएंगे, 90, खड्डे को। तो पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज खड्डा, है ना, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का मीनिंग समझ गए, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू कितनी लाइंस निकलेंगी, तो ये लाइंस दिखती क्या, तो गिनेंगे कैसे हम फिर, है ना, 1 2 3 4 लाइन, 5 6 इधर से 7 8 9 10 11 12, गिनना मुश्किल है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया कितनी लाइंस निकलती है, उसको कहां से दिखी ये नहीं मालूम, दिखी नहीं, इमेजिनेशन। तो उन्होंने कहा कितनी लाइंस निकलती है इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे बताते, फाई ई। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे बताते, फाई बड़ी बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कैपिटल बी से मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं कैपिटल ई से। तो फाई यानी क्या होता, फ्लक्स, और ई लगा दिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आजू बाजू का मीडियम कितनी परमिशन देता है लाइंस को, वो भी जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ अगर ये वैक्यूम में रखा है चार्ज तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर वाटर में रखा है चार्ज तो परमिटिविटी ऑफ वाटर लिखेंगे। अब परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है वो लोग बोलेंगे सर परमिटिविटी क्या है ना। तो देखो दो चार्जेस है, सपोज हमारे पास 4 है हमारे पास, ये एयर है यहाँ पर, यह वैक्यूम है समझो, दिस इज वैक्यूम। जहां कंफ्यूजन लगे, डाउट लगे, बिल्कुल पूछना है बिंदास। ये वैक्यूम है, वैक्यूम में एक प्रोटॉन रख दिए हमने,
और उससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो हमको पता है प्रोटॉन से लाइन निकलेंगी और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगी, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं दो चार्जेस को हमने पानी में डुबा दिए। डिस्टेंस इज द सेम, जितना डिस्टेंस ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में है वैक्यूम वाले, उतना ही डिस्टेंस पानी में डूबे हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में है। तो अब ये दोनों ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पानी में डूबे हुए चार्जेस एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या वैक्यूम वाले एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और पानी में डूबे हुए चार्जेस एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव होते प्रोटॉन, तो कौन ज्यादा फोर्स से रिपेल करता था, वैक्यूम वाले या वाटर वाले? वैक्यूम वाले। तो वैक्यूम वाले अट्रैक्शन का फोर्स भी ज्यादा रहता और रिपल्शन का फोर्स भी ज्यादा रहता, कम वैक्यूम में। और वाटर में अट्रैक्शन का भी फोर्स कम रहता और रिपल्शन का भी फोर्स कम। तो वैक्यूम में फोर्स कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी ज्यादा है, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, परमिटिविटी मोर। वाटर की परमिटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो कम परमिशन देता है अट्रैक्ट होने की या रिपेल होने की। नाम उल्टा हो गया गलती से, जैसे हमने EMF बोले थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट वो फोर्स है नहीं, इट इज द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल और बैटरी और एनी सोर्स टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट टू फेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर भी उल्टा नाम हो गया। जिस मीडियम की, वाटर एक मीडियम है, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है वो मीडियम अट्रैक्ट या रिपेल होने की परमिशन कम देता है, और जिस मीडियम की परमिटिविटी कम है वो अट्रैक्ट या रिपेल होने की परमिशन ज्यादा देता है। और वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है? और वैक्यूम की परमिटिविटी हम एप्सिलॉन नॉट से, जीरो से बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन जीरो, क्यों? जीरो यानी कुछ भी नहीं और वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम। और वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू याद रखना है 8.85 into 10 raised to power minus 12 ऐसा यूनिट, 8.85 into 10 raised to power minus 12। अपने महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऑल कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन आती है, तो अगर किसी को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं भी है तो क्वेश्चन पेपर पे देख लेना, है ना। लेकिन देना चाहिए, वैसे आजकल पिछले कई साल से दे रहे हैं वो लोग, नहीं भी दिए तो इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते अपन की वैल्यू रट जाती है। उसके बाद परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब सवाल ये आता है कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने टाइम ज्यादा है, कितनी ज्यादा परमिटिविटी है वाटर की, तो पता लगाया गया। तो अब अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कोई नाले का पानी रहता होगा, कोई कॉर्पोरेशन का पानी रहता होगा, तो वाटर की परमिटिविटी अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑथर्स लोग लिखते हैं कि वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स ज्यादा है वैक्यूम की परमिटिविटी से। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैक्यूम में ज्यादा होगा या वाटर में ज्यादा होगा? वैक्यूम में। कितने टाइम्स ज्यादा है वैक्यूम में? 80 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वाटर की परमिटिविटी 80 टाइम्स ज्यादा है, तो 80 टाइम्स कम परमिशन देता अट्रैक्ट होने की, रिपेल होने की, और वाटर वैक्यूम के मुकाबले में। बात समझ में आ रही है? और ये 80 टाइम्स है, तो इस 80 को क्या बोलते हैं? इस नंबर का भी कुछ नाम होना चाहिए, तो इस नंबर को हम बोलते हैं के, और के को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, या उसके लिए एक और नाम है जो चैप्टर के एंड में आएगा, उसका दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक नाम क्यों आ रहा है मैं बाद में समझाऊंगा। डाई यानी दो, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने वाले हैं आगे चल के, है ना। और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? एनी बैड कंडक्टर, एनी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। रबर की चप्पल, पैरागॉन, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। पेपर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। प्योर वाटर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। प्योर वाटर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? बैड। Any bad conductor of electricity, any insulator of electricity is called dielectric substance। अब bad conductor को dielectric क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में समझाऊंगा, है ना। तो dielectric substance यानी any bad conductor, और
इसको कैसे बताते, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर कैसे दर्शाते हम, के से। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। What is the definition of relative permittivity or dielectric constant? Dielectric constant is defined as the ratio of permittivity of any medium upon permittivity of vacuum. ऐसा। अगर K की वैल्यू 80 है, अब K की वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K की वैल्यू वाटर के लिए कितनी है, 80, वैक्यूम के मुकाबले में। मीनिंग नहीं समझे तो पूछना। K की वैल्यू अगर मैं 80 रख दूं तो एप्सिलॉन वाटर लिखो तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 80 है, इसका मतलब क्या है, 80 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, 80 टाइम्स वैक्यूम परमिटिविटी, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ क्या आता है, K, और K की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो यहाँ वाटर के लिए 80 है, तो हम लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 इंटू, बात समझ गए। तो सिर्फ अगर मैं K की वैल्यू बता दूं तो आप समझ जाएंगे कितने टाइम्स वैक्यूम से। अगर मैं बोलूं कि K ऑफ मार्बल इज 8, मार्बल का K 8 है, मतलब मार्बल समझता है ना, तो मार्बल, दो चार्जेस अगर मार्बल में दबे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 8 टाइम्स कम हो जाएगा। मार्बल में दबे तो 8 गुना कम हो जाएगा। वैक्यूम में दो चार्जेस है, जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे 8 टाइम्स कम अट्रैक्ट करेंगे वो, अगर मार्बल में दबे हैं। और अगर दो चार्जेस दारू में है तो इथिल अल्कोहल इथेनॉल, तो 24 टाइम्स लेस अट्रैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन वैक्यूम में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन दारू में डूबे हुए हैं, तो कौन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वैक्यूम वाले, और दारू वाले लेस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। कितने टाइम्स लेस फोर्स, 24 टाइम्स लेस फोर्स। क्या ऐसा K का टेबल दिया है बुक में कहीं, लेट मी सी, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम बाद में लिख लेंगे एकदम से सब मिला के। ये चैप्टर है बहुत इजी लेकिन लंबा है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक वैल्यूज दिए, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर एयर कितना होता है, वैक्यूम या एयर के लिए K कितना है, 1, क्यों डिवाइड करें तो 1 ही तो आता है। एंड रबर के लिए कितना है K, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4, तो रबर के लिए K कितना है, 4 है। मेटल्स के लिए कितना होता है, इंफिनिटी। फिर उसके बाद एबोनाइट रॉड, एबोनाइट झाड़ की लकड़ी, अब ये जाने दो, अलग से लिखेंगे बाद में, है ना। और क्वार्ट्ज नाम सुने क्या कभी, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, हाँ, इट इज टेकन टू बी द मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ, और वो अपने गैस के लाइटर, जो LPG का लाइटर होता है घर का गैस लाइटर, उसमें यूज करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसको दबाओ तो चिंगारी निकलती है और उससे गैस जलती है, LPG। थ्योरम का मीनिंग समझा क्या कुछ, अच्छा। उसके बाद सुनो यार, पेन भी नहीं चलती अच्छे से। हाँ, दूसरा, बॉयज एंड गर्ल्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, टोटल चार्ज, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर चार्ज वैक्यूम में है, वैक्यूम में रखा है चार्ज, तो एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अगर किसी और मीडियम में रखा है तो ये एनी अदर मीडियम। और माइकल फैराडे से पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता, तो माइकल फैराडे ने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता बताओ, बोले उसके लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अच्छा पहले ये देख लो बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक क्लोज्ड मूंगफली का दाना है। मूंगफली का दाना समझते, मैंने क्या किया, मूंगफली ग्राउंड नट तोड़ा, 2 शेंगदाने निकले उसमें से, मैंने दोनों शेंगदाने खा लिया, और वो जो खाली टूटा हुआ ढक्कन था, दो टुकड़े, उसमें मैंने चार्जेस भर दिया और उसको दोनों को जोड़ के टेप मार दिया, टेप से चिपका दिया, और आपको पूछ रहा बताओ उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी निकलती है।
तो आप पहले पूछोगे सर उसके अंदर चार्ज कितना है ये बताओ, तो मैं बोलूंगा मैंने उसके अंदर 2 कूलम चार्ज भरा, +2 कूलम और -2 कूलम चार्ज भरा। बताओ कितनी लाइंस निकलेंगी? तो आप बोलोगे सर इसमें से 0 लाइंस निकलेंगी। क्यों? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस है। एल्जेब्रिक सम किसको बोलते हैं? जिसमें प्लस माइनस को कंसीडर किया जाता है। तो +2 कूलम -2 कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से 0 लाइंस निकलेंगी। समझ गए? और अगर मैं बोलूं कि मैंने इसमें आपको 1 कूलम चार्ज तो समझता ही नहीं होगा, नहीं समझता हूँ। देखो 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज यानी क्या होता है? +1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻16। ये ऐसा कर दूं या जाने दो 18। 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स is called 1 coulomb positive charge and -1 coulomb charge का मतलब का 6.25। ये नंबर हटा दो क्या? पॉइंट अच्छा नहीं दिखता ना, ये 16 लगा देता इधर। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। 625 इंटू 10⁻16। वैसे फिजिक्स की आदत क्या है? एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 2 बोलता है फिजिक्स, लेकिन पॉइंट से आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए हटा दिया मैंने। 625 इंटू 10⁻16 प्रोटॉन यानी +1 कूलम चार्ज और 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है -1 कूलम चार्ज। अब यहाँ कितने चार्जेस है? 625 के डबल है और यहाँ कितने? 625 के डबल, लेकिन इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा ही नहीं, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी ही नहीं। अब इसमें से बताओ फिर से। अब मैंने एक बबल गम खाया और उसमें बबल बना खुला के, और बबल गम बना के हाथ में हैंड ग्लोव्स पहन के उसको खोला और उसमें चार्जेस डाल दिया 3 कूलम +3 कूलम चार्जेस डाल दिया और बबल गम को बंद कर दिया और बोला बताओ बबल गम में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है? तो आप बोलोगे सर ये बबल गम के आजू बाजू में क्या है? ये चार्ज के आजू बाजू में क्या है? मैं बोलूंगा वैक्यूम है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी टोटल वो 3 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे आप, है ना? वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नॉट की कितनी? 8.85 -12। वो -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। इतनी लाइंस निकलेंगी उसमें से, हम देख भी नहीं सकते, फिर भी इतनी लाइंस निकलती है बोल सकते हैं। समझ गए? अब अपनी प्यारी प्यारी टेक्स्ट बुक एक क्वेश्चन देती है, अपनी प्यारी टेक्स्ट बुक एक क्वेश्चन देती है हमको सॉल्व करने के लिए। क्या बोलती है टेक्स्ट बुक? थोड़ा धीरे बात करो बॉयज एंड गर्ल्स, जो लोग बात करना चाहते हो धीरे धीरे बात करो। वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स बात करे बगैर नहीं रह सकते, लेकिन धीरे बात करो। तो ऐसा मुझे क्वेश्चन दिखता है, कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। टेक्स्ट बुक में आप ढूंढ के बताओ तो सी एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि देयर इज अ ग्राफ और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक पॉइंट है जो है 2a और दूसरा पॉइंट है 4a और दोनों जगह चार्जेस रखे हुए। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा के देखो, मुझे नवनीत में दिखा था, मैं नजर मार दिया था उस पर तो मुझे इसमें मिला था। ऐसा कोई क्वेश्चन देखो जिसमें 2a और 4a दिख रहे। हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है? 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -4q and +2q are located at 2a0। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2a। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2a and 0। तो यहाँ पर कितना चार्ज रखा है बताओ देख के? -4q है एंड +2q चार्ज रखा है कहाँ पर? 5a। यहाँ
5a एंड 0, कोऑर्डिनेट्स क्या है 5a एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 2a एंड 0 है। और यहाँ पर कितना चार्ज है, -2q प्लस 2q। ओके, ये चार्ज ऐसे रखे हुए दो चार्जेस, और फिर क्या बोल रहा है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड प्लस 2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, ब्रैकेट्स में दिया 2a 0, ये कोऑर्डिनेट्स है, एंड 5a 0 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। स्फीयर कितनी रेडियस का है 4a, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर क्या है उसका, सर्कल का सेंटर, सर्कल नहीं स्फीयर होना चाहिए, क्लोज सरफेस, और उसकी रेडियस कितनी है 4a, ये 4a होंगी समझो, तो ऐसा स्फीयर बन रहा, और ये स्फीयर में से कितना फ्लक्स निकलेगा चारों तरफ, और इसके आजू बाजू में क्या है तो बताया कि बुक में, इसके आजू बाजू में नहीं, तो जब नहीं बताया तो समझ जाना वैक्यूम। तो बताओ इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, ग्रीन इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या ये +2q कोई फ्लक्स देगा, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि फैराडे का लॉ होता है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस अपॉन वो मीडियम, है ना। तो इसमें ये गॉसियन सरफेस जो बनी है इनक्लोज सरफेस, उसके ये बाहर है, तो इसका फ्लक्स कभी कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अंदर है ये -4q, तो हम लिखेंगे -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर। समझ गए, इतना फ्लक्स है। अच्छा, ये मैं सरफेस बनाता हूँ, इसमें से बताओ कितना फ्लक्स होगा, +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, और इसके आसपास में वैक्यूम है। मुझे बताओ इसमें ये सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना कूलम निकलेगा, +4, यानी हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू +4 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 है, ये 3। अच्छा, होता है जो ग्रीन कलर है ना, ये समझ में आ गया गॉस लॉ। अब फैराडे से बोले कि यार देखो कितनी लाइंस निकलती है, हमको मालूम हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4/8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। 5 इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व करके कुछ तो भी आ ही जाता हमारा, और ऊपर आता 10⁻12, तो इसका मतलब इतनी लाइंस निकल रही इसमें से, इतनी लाइंस निकल रही है, बात समझ गए, इतने ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ऐसे निकल रहे हैं, ये आपको मालूम पड़ जाता है। अब फैराडे से पूछे, फैराडे बोले आप भी कुछ बताओ ना, कहना फॉर्मूला से ये लाइन वाइन कैसे निकलती है, तो फैराडे बोले देखो मैं भी एक फॉर्मूला बताता हूँ। फैराडे ने बोला देखो 5 इज इक्वल टू, बोले इंटीग्रेशन करना, बोले ये अगर सरफेस स्फेरिकल रही तो 4πr² कर देना, बोले अगर क्यूबिकल रही तो 6l² कर देना, बोले और अगर सिलेंड्रिकल रही तो कर्व सरफेस का 2πrh कर देना, बोले अगर ऊपर और नीचे से भी लाइन निकल रही होंगी तो πr² और πr² कर देना, बोले सिलेंडर में, सिलेंडर में इधर भी लाइन निकल रही है, इधर भी लाइन निकल रही है, बोले अगर और इधर भी निकल रही है तो 2πrh और ये भी कर देना, बोले और ऊपर लाइन नहीं निकल रही है 90 डिग्री 0 होती है, बाद में समझाऊंगा, तो सिर्फ 2πrh करना, बोले तो ऐसा सरफेस पकड़ना, बोले जिसका इंटीग्रेशन यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन पाए, और फिर क्या करना, बोले E बार डॉट ds बार। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाना चालू करता हूँ आज। हाँ 10:10 ही तो मिनट, तो 5 ही तो मिनट हुए, प्रैक्टिकल है तो ये कल समझो, कल संडे है तो ठीक है मंडे को पढ़ेंगे। आज का समझा कुछ थोड़ा बहुत, वैसे आज मैं आपको 2 डेरिवेशंस करवाने का सोच के आया था, कौन बात 3 मार्क्स वाले 2 डेरिवेशंस करवाने वाला था, लेकिन जाने दो कल करेंगे।